दोस्तों, मैं अधिवक्ता जितेंद्र कुमार और पुनः आप लोगों को मेरे YouTube चैनल सरकारी मंजिल पे स्वागत है। और क्लास के क्रम में हम लोग आज भारत की प्रमुख नदियों और उसके विस्तार क्षेत्र और किन किन राज्यों में कौन कौन सी नदियां पड़ती है, इसके बारे में हम लोग विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो में बने रहते हैं और देखते हैं। पहले समझते हैं कि नदियाँ होती कितनी प्रकार की हैं। मुख्य रूप से नदियाँ दो प्रकार की होती है, एक प्रायद्वीपीय नदियाँ होती है और एक हिमालयी नदियाँ होती हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ जो कि वैसी नदियाँ जो वर्षा के कारण होती है, ये समुद्र तट के किनारे जो होती हैं वो प्रायद्वीपीय नदियाँ में आएंगी। और हिमालयी नदियाँ जो हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ होती हैं या हिमालय के बर्फ जो पिघलते हैं उनसे जिस नदियों का निर्माण होता है वो नदियाँ होती हैं। तो आइए देखते हैं क्या कर रहा है। प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती है, ये जल के स्रोत सामान्यतः वर्षा के जल से होता है। प्रायद्वीपीय नदियों का मतलब है कि वैसी नदियां जो वर्षा के जल से जल को संग्रह करके अपने अंदर विस्तार करती हैं। गर्मी के मौसम में इन नदियों में जल घटकर छोटी छोटी धाराओं में बदल जाती है। गर्मी के दिनों में बरसात कम होती है, इसके कारण क्या होती है, नदियां छोटे छोटे खंडों में विभक्त हो जाती है और ये नदियां प्रायः गर्मी के मौसम में सूख जाती है। कुछ ऐसी प्रायः नदियां होती हैं जो गर्मी के मौसम में क्या होती है, सूख जाती है। आप लोग अपने पड़ोस के सोन में ही देखते होंगे, गर्मी के दिनों में ऐसे ही इस तरफ से उस तरफ इंसान क्रॉस कर सकता है, बहुत कम पानी होती होगी, है ना। लेकिन वही अगर गंगा नदी देखें थोड़ी ज्यादा सोन से होती है। तो ये सब नदियां क्या होती हैं, प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं। लेकिन अगर बात करेंगे हम हिमालय नदियां की, तो हिमालय नदियां का उद्भव हिमालय से होता है और हिमालय से निकलने वाली नदियां वर्षा विहीन नदियां होती है। ये वर्षा पर डिपेंडेंट नहीं होती हैं कि वर्षा रहेगी तो ही इसमें पानी रहेगा, वर्षा नहीं रहेगी तो पानी नहीं रहेगा। ये बर्फों से भी पिघल करके बनती है, क्योंकि ये पूरे वर्ष पानी रहता है। और हिमालय से निकलने वाली नदियां में जल का स्रोत क्या है, ग्लेशियर है और वर्षा जल है। ग्लेशियर यानी हिमनद है, हिमनद यानी बर्फ, बर्फ जो पिघलते हैं, बहुत सारा बर्फ है, बहुत सारा हिमालय पे। वो बर्फ पिघलता है, पिघल करके क्या होता है, तापमान बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है पिघलेगा, और पिघलेगा तो कहाँ जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा। कभी कभी इसी में क्या होता है, लैंडस्लाइड हो जाता है, हिमस्खलन हो जाता है ना, या भूस्खलन। भूमि जहाँ पहाड़ है, पहाड़ पर कोई बर्फ है, वो पिघलेगा तो साथ पहाड़ों को, पेड़ों को तोड़ ले चल जाता है। और ज्यादातर ऐसा क्या होता है कि पहाड़ के टुकड़े टूटते हैं तो रोड साइड से बना हुआ है और पहाड़ के टुकड़े और बर्फ क्या होते हैं, रोड पे आते हैं, जो बहुत ज्यादा गाड़ियों को भी क्षति करता है और इंसान को भी क्षति होता है, रोड भी डैमेज हो जाते हैं। तो लैंडस्लाइड की समस्या भी देखने को मिलती है अक्सर। लेकिन ग्लेशियर और वर्षा जल ये दो मुख्य स्रोत हैं किसके लिए, हिमालय के लिए। लेकिन हिमालय में सबसे ज्यादा बड़ा स्रोत हो जाता है आपका ग्लेशियर। ग्लेशियर यानी बर्फ जब पिघलते हैं तो क्या बनते हैं, वो पानी बनते हैं, और पानी बनते हैं तो क्या होते हैं, वो धरती पर आते हैं और वही नदियों में अपना जलस्तर क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। अब चलिए हम लोग विस्तार कर रहे हैं कि दक्षिण भारत की नदियों को दो भागों में बांटते हैं। दक्षिण भारत की जो नदियां हैं उसको पहले दो भागों में बांट के देखते हैं, फिर उत्तर भारत की हम लोग चर्चा करेंगे। अब दो भागों में बांटने के लिए आपको यहाँ पे दिख रहा है आपको कि एक अरब सागर में इतनी नदियां बहती है, अरब सागर के अंदर ये सब नदियां बहती हैं, और ये आपका बे ऑफ बंगाल की तरफ। अब देखिए ये आपका अरब सागर का एरिया हो गया मैप में, ये एरिया अरब सागर का हो गया, नीचे आपका क्या हो गया, हिंद महासागर हो गया, और ये पूरा एरिया आपका क्या हो गया, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी हो गई। तो अब इनको समझने का प्रयास करेंगे हम लोग अरब सागर यानी इस एरिया में। अब इस एरिया में कौन कौन से राज्य आ जाएंगे, राज्य को भी समझते चलेंगे हम लोग। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग कहाँ से, ये राजस्थान और पाकिस्तान का एरिया हो गया, गुजरात हो गया आपका, महाराष्ट्र हो गया आपका, कर्नाटका हो गया आपका, गोवा हो गया, और नीचे फिर आपका क्या हो गया, केरला हो गया। गोवा है ना यहाँ, उसके बाद केरला हो जाएगा। अब देखिए इन सभी क्षेत्रों में कौन कौन सी नदियां हैं, तो साबरमती है, माही है, नर्मदा है, ताप्ती है, मांडवी है, जुवारी है, श्रावती है, गंगा मेली है, पेरियार है और भरत पूजा है। ये इतनी नदियां हैं जो कि आपकी अरब सागर में मिलती है। अब इसमें से दे सकता है इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है। अब चार ऑप्शन में से तीन ऑप्शन इधर से दे देगा, एक ऑप्शन इसमें देगा। ये कह सकता है कि इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है, और इसका रहेगा तीन ऑप्शन और एक ऑप्शन इसमें से उठा कर दे देगा। क्वेश्चन में ध्यान देना बहुत जरूरी है, कल ही शायद गलती हुआ कि निकल नहीं है और है में। क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे क्लियर, क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे क्लियर, समझेंगे उसको और तब जाकर उसको टिक आउट करेंगे। छोटा सा मिस्टेक से आपके एग्जाम में होने वाला रिजल्ट नहीं होगा। एक क्वेश्चन ही रिजल्ट लाता है और एक क्वेश्चन ही रिजल्ट लेकर चला जाता है, खास करके निगेटिव वाले में, खास करके जिसमें निगेटिव हो। बिहार पुलिस में तो खैर निगेटिव नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आप में हम तरीका बताएंगे आपको किस तरीके से हम डील करेंगे कि मेरा क्वेश्चन कम गलत हो, वो तरीका हम बताएंगे। लेकिन खास करके निगेटिव वाले चीजों में ध्यान रखना है कि हम वैसे क्वेश्चन को कभी ना छुएं जिसपे मुझे थोड़ा सा भी कमांड नहीं, उसके बारे में कोई भी आइडिया ना हो, रिस्क ना लें। निगेटिव वाले में रिस्क ना लें, क्योंकि अब होता है परसेंटाइल, परसेंटाइल होता है परसेंटेज निकालता है, जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। जिसमें निगेटिव होता है उसमें नॉर्मलाइजेशन होता है, खास करके रेलवे के अंदर होता है।
अब आपको पता चलेगा कि आपने अटेम्प्ट किया बहुत ज्यादा क्वेश्चन और उसमें सही से ज्यादा गलती हो गया और आपका कट ऑफ के बाद भी आ रहा है, लेकिन फिर भी नॉर्मलाइजेशन में आपका क्या कर दिया, मार्क्स को डाउन कर दिया, आपका रिजल्ट होते होते भी नहीं होगा। तो इन सब चीजों को खास करके नेगेटिव एग्जाम वाले में बहुत ध्यान रखना है। जिसमें नेगेटिव नहीं है उसमें तो 100 का 100 मार्क के आना ही आना है, लेकिन प्रयास करना है कि पहले वैसे क्वेश्चन को टच करना है जो कि हमें आता है, जो हमें आता है, जिसपे 100% हमें कमांड है या 95% कमांड है, वैसे को टच करना है। फालतू समय बर्बाद वैसे क्वेश्चन पे नहीं करना है जिसके आइडिया हमें नहीं मिल रहा है, जिसका आइडिया ही हमको नहीं मिल रहा है और उस पर रगड़ रहे, 3 बार 4 बार पढ़ रहे हैं, टाइम को बर्बाद करना है। वैसे जो आपको पहले कमांड है, जिसको लगता है कि हम जानते हैं, उस पर पहले फोकस करेंगे। बचे हुए जो क्वेश्चन होंगे, टाइम जो बचेगा फिर उस पर कमांड करेंगे, नहीं तो फिर तो BCD रंगना ही रंगना है, निगेटिव नहीं हो तो रंगेंगे ही रंगेंगे। तो यह अरब सागर की नदियां। अब आते हैं इधर बंगाल की खाड़ी की नदियां कौन कौन सी हो जाती है। दामोदर हो जाती है, स्वर्णरेखा हो जाती है, वैतरणी नदी हो जाती है, ब्राह्मणी नदी हो जाती है, महानदी हो जाती है, गोदावरी हो जाती है, कृष्णा हो जाती है, कावेरी हो जाती है, पेनार नदी हो जाती है और बैगई नदी हो जाती है और ताम्र पानी नदी हो जाती है। ये सभी नदियां जो हैं आपके कहां मिलती है, बंगाल की खाड़ी में। अंत जितनी नदियां हैं ना, वो किसी न किसी नदी में जाकर मिलेगी और वो नदियां अंततः जाकर समुद्र में मिलना ही मिलना है। जितनी नदियां हैं वो अंततः किसी न किसी नदी में मिलेगी। अब सोन का वजूद खत्म हो जा रहा है आपका हल्दी छपरा में जाके, गंडक का वजूद खत्म हो जा रहा है हल्दी छपरा में। यहां से आप पटना की ओर बढ़ेंगे तो सिर्फ गंगा कहलाती है। यहां से क्या कहलाती है आगे दानापुर जाए तो क्या कहलाएगा, यहाँ पर सोन नदी है, गंगा नदी है। आपका दम तोड़ दी यहीं पर, कौन, सोन नदी मिल गई, अपना वजूद खत्म कर ली। अब आगे गंगा नदी, गंगा फिर पद्मा में बदल जाती है और पद्मा फिर चल जाती है बंगाल खाड़ी में, खत्म हो जाना है। फिर आप सागर में मिल गए, समुद्र में मिल गए, आपका वजूद ही खत्म हो गया। तो ऐसे सभी नदियां किसी न किसी नदियां में मिलती है और अंततः कह जाती है कहां पे, सागर या समुद्र में मिल जाती है। अब क्रम के आधार पर हम लोग राज्यों के आधार पर पढ़ेंगे। चलिए, बंगाल खाड़ी में गिरने वाली पहले नदियों को हम लोग क्रम के आधार पर देख रहे हैं। ये आपकी जितनी नदियां हैं ये सब कहां गिरेगी, बंगाल की खाड़ी में, क्योंकि एरिया क्या है, बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल में। अब देखिए पहला कह रहा है दामोदर नदी। अब दामोदर नदी के बारे में बात कर रहा है तो दामोदर नदी कहां बता रहा है, उद्भव यानी जहां से उत्पत्ति होती है, छोटा नागपुर का पठार। अब ये कहां है, झारखंड के अंदर है। छोटा नागपुर का पठार कहां है, झारखंड के अंदर है। और वहां से आके आपको फिर हुगली नदी में क्या हो जाती है, मिल जाती है। हुगली आपका ऊपर से आती है, कलकत्ता से आती है, पश्चिम बंगाल से आती है और आकर वापस कहां मिला लेती है इसको। देखिए तो अब यहाँ पे दामोदर का दम तोड़ दिया और देखिए दामोदर का आगे वजूद है, यहाँ खत्म कर दिया उसको, है ना। यानी एक नदी है दूसरे नदी में मिल जाती है तो पीछे वाली नदी का पानी उसमें मिलते हैं, उसका वजूद समाप्त हो जाता है। बहाव क्षेत्र झारखंड, पश्चिम बंगाल और बंगाल की खाड़ी, यानी यहाँ से आया, झारखंड से आया, पश्चिम बंगाल से आया और कहाँ जाके अंत मिल गया आपका, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और अपने वजूद को क्या कर लेती है, खत्म कर लेती है। विशेषता क्या है, दामोदर नदी झारखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। झारखंड से निकली, पश्चिम बंगाल से निकलने वाली हुगली नदी में जाकर क्या हो जाती है, मिल जाती है और अपने वजूद को समाप्त कर लेती है। अगला है स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी उद्भव है रांची का पठार, झारखंड। ये निकलती कहाँ है, रांची से। ये भी झारखंड में ही है और रांची से निकलती है और निकलकर क्या होती है, वो स्वयं से आती है, वो किसी में मिलती नहीं। इसमें कोई है क्या मिला हुआ, किसी में नहीं मिलती है। बहाव क्षेत्र झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बंगाल की खाड़ी में जाकर क्या हो जाती है, तो अपने आप को समाप्त कर लेती है। वही फिर बात करेंगे हम वैतरणी नदी की। इसका उद्भव होता है क्योझर के पठार, ये उड़ीसा में। क्योझर का पठार क्या है, उड़ीसा के अंदर क्योझर का पठार है, वहां से वो क्या करती है, निकलती है और निकलने के बाद बहाव क्षेत्र उड़ीसा से होते हुए अंत कहां जा जाती है, पश्चिम बंगाल में, सॉरी बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाती है, मिल जाती है। अगला देखते हैं ब्राह्मणी नदी। कौन सी है नदी, ब्राह्मणी नदी। अब ब्राह्मणी नदी देखिए दो नदियों से मिलकर बनी हुई है, एक शंख नदी और एक क्या है, कोयन नदी। दो नदी। गोदावरी नदी को देख रहे थे हम लोग। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ है, तो यंगेश्वर नासिक में है। नासिक कहाँ है, महाराष्ट्र में है। नासिक महाराष्ट्र में है। नासिक का प्याज फेमस है जी, आता है लाल लाल, जिस आंख में ज्यादा लगता है, नासिक का प्याज है ना। कह रहा है कि बहाव क्षेत्र महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी। ये काफी लंबा, देखिए यमबकेश्वर से निकलते हुए देखिए अंत में कहां जा रही है, बंगाल की खाड़ी में। यमबकेश्वर से निकलती है और देखिए इसके सहायक नदियां हैं जो आकर इसमें मिलती चली जाती है और अंत यह पहुंचता है कहां, बंगाल की खाड़ी में। और ये 4 राज्यों से होकर गुजरता है, महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से, तेलंगाना से और आंध्र प्रदेश से। काफी लंबी दूरी तय करता है आपकी गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की लंबाई कितना है, 1465 किलोमीटर है। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत में साउथ इंडिया की सबसे
लंबी नदी है। कह रहा है कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहला गंगा नदी, दूसरा आपका ये हो जाता है। इसे वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा या दक्षिण की गंगा कहते हैं। इसको 3 नामों से जानते हैं। वृद्ध गंगा, वृद्ध मतलब बुढ़ी होता है, बुढ़ी गंगा, और दक्षिण की गंगा। 3 नामों से हम लोग क्या करते हैं, इसको जानते हैं। गोदावरी को, गोदावरी को क्या कहते हैं, वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा या दक्षिण की गंगा। नासिक गोदावरी के तट पे बसा हुआ है। नासिक शहर किसके तट पे बसा हुआ है, गोदावरी नदी के तट पे। ये सभी तथ्य थे गोदावरी नदी से जुड़े हुए। और भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है कौन सी, गोदावरी नदी। अब आ जाते हैं हम लोग कृष्णा नदी को देखते हैं। कृष्णा नदी का उद्गम है महाबलेश्वर, पश्चिमी घाट, महाराष्ट्र। ये महाबलेश्वर जो है आपके महाराष्ट्र के अंदर ही है, पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट इसका क्षेत्र है, वहां पे ये स्थित है। बहाव क्षेत्र ये भी आपको 4 राज्यों से होकर गुजरता है, महाराष्ट्र से, कर्नाटका से, तेलंगाना से और आंध्र प्रदेश से। ये 4 राज्यों से होकर गुजरता है और अंत कहां से जाता है, बंगाल की खाड़ी में। यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी। ये प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय यानी वर्षा से नदी बहती है, ना कि ये हिमनद से नदी बहती है। हिमालय के जो बर्फ पिघलता है उससे ये नहीं चलती है, ये चलती है वर्षा के, प्रायद्वीपीय है। दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है कोयना नदी। कोयना नदी जो है महाराष्ट्र के जीवन धारा कहा जाता है। कोयना नदी क्या कहते हैं, महाराष्ट्र को जीवन धारा कहते हैं। वही हैदराबाद में मूसी नदी के तट पे है। हैदराबाद शहर किसके नदी के तट पे है, मूसी नदी के। मौसी नदी मत कह दीजिएगा। आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा के पास डेल्टा बनाती है। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा एक जगह है ना, मूवी में दिखाता है विजयवाड़ा का सीन, खूब दिखाता है विजयवाड़ा का, साउथ में। तो विजयवाड़ा के पास क्या करती है, डेल्टा बनाती है। और ये भी देखिए बहुत सारे नदियों को आपस में मिलाती हुई चली जाती है ना। और अंत जाकर कहां मिल जाएगी, बंगाल की खाड़ी में। अब देखते हैं पेनन नदी। पेनन नदी इसका उद्भव होता है कर्नाटक के कोलार में। कोलार की खान है, याद है आप लोगों का, कोलार की खान फेमस है कर्नाटक में, ठीक है। कोलार में क्या होता है, वहां से निकलता है और बहाव क्षेत्र हो जाता है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश होते हुए कहां चल जाती है, ये आपका बंगाल की खाड़ी में पेनार नदी है। कावेरी नदी हो गई, ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है। ब्रह्मगिरी एक पहाड़ी है कर्नाटक के अंदर, वहां से निकलती है कौन सी नदी, कावेरी नदी। और इसका बहाव क्षेत्र भी 2 राज्यों से होकर गुजरता है, कर्नाटका और तमिलनाडु। और ये अंत कहां जाके मिलेगी, फिर बंगाल की खाड़ी में ही मिलेगी। विशेषता इसकी क्या क्या है, विशेषता को जानना है। कह रहा है कि दक्षिण भारत की एकमात्र सदाबहार नदी है। सदाबहार मतलब सालों भर बहने वाली नदी। सदाबहार का मतलब होता है सालों भर बहने वाली। सदाबहार वन का नाम सुने होंगे, हमेशा उसके अंदर हरा हरा पत्ता होता है, उसे सदाबहार वन कहते हैं। वैसी सदाबहार नदियां यानी सालों भर जिसके अंदर पानी होती है, क्योंकि ये पूरे वर्ष इसमें पानी रहता है। इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। यानी पढ़े हैं ना पहले भी आप लोग, कावेरी को दक्षिण भारत की क्या कहते हैं, गंगा कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी कहलाती है। अब कह रहा है बगई नदी। बगई नदी में तमिलनाडु, पाक की खाड़ी। अब ये पाक की खाड़ी क्या होता है, पाक की खाड़ी, ये पाक जलडमरू है जो आपको पाकिस्तान में नहीं है, श्रीलंका और भारत को अलग करती है। पाक जलडमरू, पाक की खाड़ी, ठीक है। तो यही पाक की खाड़ी से क्या होती है, तमिलनाडु और पाक की खाड़ी में ये मिल जाती है। इसे मदुरै शहर, मदुरै जो शहर है वो आपका बगई नदी के तट पर स्थित है। चलिए, अभी हम लोगों ने देखा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली तमाम नदियों को, जो भारत के विभिन्न हिस्सों से, विभिन्न राज्यों से होती हुई अन्य सहायक नदियों के साथ मिलकर बे ऑफ बंगाल में जाकर अपने आप को समाहित कर लेती है। बंगाल की खाड़ी में अपने आप को वजूद को समाप्त करती है। अब हम देखने वाले हैं अरब सागर। अरब सागर में जाकर अपने आप को समाहित करने वाली भारत की प्रमुख नदियां, भारत की प्रमुख नदियों की चर्चा करेंगे जो कि अरब सागर में जाकर अपने आप को समाहित कर लेती है। तो पहले हम लोग लूनी नदी की बात करेंगे। लूनी नदी देखिए यहां पे है ना। लूनी नदी कह रहा है कि इसका उद्भव कहां से हुआ, उत्पत्ति कहां से हुआ, तो ये अरावली की पहाड़ियां, अजमेर राजस्थान से हुआ। अरावली पर्वत श्रेणी है जो कि राजस्थान के अजमेर शहर में है, वहां से इसकी उत्पत्ति हुई। बहाव क्षेत्र कहां कहां, किस किस जगह से ये बह के निकलती है, तो आपके राजस्थान में, गुजरात में और कच्छ के रण में। कहां जाके मिल जाती है, कच्छ के रण में। कच्छ के रण कहां है, गुजरात में। गुजरात के कच्छ के रण में अपने आप को खत्म कर लेती है। यानी यहां देखिए, ये इस तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं, यहां से एक प्रकार के क्वेश्चन नहीं, बहुत तरह के क्वेश्चन निकल सकते हैं, बहुत तरह का समाधान भी है। सिर्फ आप अपना यहाँ फोकस बना के रखेंगे। पहला चीज पता क्या चल रहा है, इस नदी का उद्भव कहां से हुआ। दूसरा पता चला क्या, इस नदी का अंत कहां हुआ।
तीसरा पता चला ये नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरी। चौथा, इनके नदी के तट पे कौन से प्रमुख शहर हैं। इतना ज्यादा एक वीडियोज में, एक टॉपिक में इतने 4 चीजों को आप पढ़ रहे हैं। अगर फोकस बनाए रखेंगे तो 4 ही चीजें कंप्लीट हो जाएगी, फोकस नहीं बनाएंगे तो एक भी चीज कंप्लीट नहीं होगा। तो उद्भव देख लिए, बहाव क्षेत्र देख लिया, अंत में जाकर कच्छ के रन गुजरात में अपने आप को समाहित कर लेती है। यह नदी गुजरात के कच्छ के रन में अपने आप को विलुप्त कर लेती है। रेगिस्तान है, समुद्र का तट है, रेगिस्तान है, अपने आप को वहां जाकर क्या कर लेती है, खत्म कर लेती है, समाहित कर लेती है। मरुस्थलीय क्षेत्र में बहने के कारण इसकी मरुस्थलीय मृदा नदी भी कहते हैं, यानी मरुस्थलीय क्षेत्र में यह नदी बहती है और इसके कारण इसे मरुस्थलीय नदी के नाम से भी जानते हैं। किस नदी को? लूनी नदी को। लूनी नदी का उद्भव स्थल कहाँ है? तो अजमेर, राजस्थान, अरावली पर्वत श्रेणी। खत्म कहाँ करता है? तो गुजरात के कच्छ के रन में करता है अपने को खत्म। अगला है साबरमती। गाना याद होगा, साबरमती के बाबा ने किया कमाल, है ना। कौन थे साबरमती वाले बाबा? हमारे मित्र थे जी, महात्मा गांधी थे, है ना। साबरमती आश्रम की स्थापना नहीं किए थे 1916 में। चलिए, जयपुर जिले के कह रहा है कि अरावली पर्वत श्रृंखला में, उदयपुर जिले के अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान में क्या हुई, इसकी उत्पत्ति होती है, उद्भव होता है, वहां से प्रारंभ होती है। कौन? साबरमती। बहाव क्षेत्र है राजस्थान, गुजरात और अंत में खंभात खाड़ी में जाकर मिल जाती है। गुजरात में खंभात खाड़ी है और वहां जाके अपने आप को क्या कर लेती है, खाड़ी में अपने आप को गिरा लेती है और जाके समुद्र में अपना वजूद को क्या कर लेती है, समाप्त कर लेती है। अब की इसकी विशेषता क्या है? तो अहमदाबाद और गांधीनगर साबरमती नदी के तट पे है। अहमदाबाद का नाम सुने होंगे आप लोग, 1918 में अहमदाबाद मिल आंदोलन हुआ था, है ना, मजदूरों का मिल आंदोलन। गांधीनगर उसका फेमस जगह है गुजरात का, और साबरमती आश्रम है। ये सभी प्रमुख स्थल है आपके गुजरात के, जो साबरमती नदी के तट पे स्थित हैं। अगला हम लोग देखेंगे माही नदी को। कौन सी नदी है? माही नदी, ठीक है। अब ये देखिए माही नदी, अब कह रहा है कि ये विंध्याचल पर्वत क्या है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश में जो विंध्याचल पर्वत की श्रेणियां हैं वहां से निकलती है माही नदी, और इसका बहाव क्षेत्र कहाँ है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, और अंत में कहाँ जाके मिला लेते? गुजरात में खंभात की खाड़ी में अपने आप को क्या कर लेती है, समाहित कर लेती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये नदी क्या है, कर्क रेखा को एक बार यहां से काटा और फिर लेन को दोबारा काट दिया, क्योंकि यही बना है मित्र की गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। तो ये 2 बार अपने आप को क्या करती है, कर्क रेखा पर काटती है। तो याद रखिएगा, भारत की कौन सी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी है? माही। क्या है? गांव भर में गादों का नाम होगा माही। दांतें खूब काटती है, याद रखिएगा कि माही। माही छोटी बच्ची है, खूब दांत काटती है ना, बार बार काटती है, इसलिए 2 बार काटती है ना कर्क रेखा को। नर्मदा नदी कौन सी है? नर्मदा नदी, ये अमरकंटक की पहाड़ी पश्चिम ढाल मध्य प्रदेश से निकलती है। पश्चिम जो ढाल है मध्य प्रदेश का, यानी पश्चिमी क्षेत्र जो है अमरकंटक की पहाड़ियां से निकलती है, और इसका बहाव क्षेत्र आपका हो जाता है ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और खंभात की खाड़ी। अब देखिए इसका रेशियो कितना दिया हुआ है। आपके महाराष्ट्र के अंदर ये 87% बहती है, गुजरात के अंदर 1.5% है, और खंभात की खाड़ी में 11.5% है। ये अलग अलग बहाव क्षेत्र है, और अंत जाके खंभात की खाड़ी में गिर जाती है, और गिरने के बाद क्या हो जाती है, समुद्र में मिल जाती है, अपना वजूद ये समाप्त कर लेती है। अब इससे जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। क्या क्या तथ्य है? तो मध्य प्रदेश में कह रहा है कि जीवन धारा कहा जाता है किसको? नर्मदा को। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का जीवन धारा किस नदी को कहा जाता है? नर्मदा नदी को। यह नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। भ्रंश घाटी के आगे हम तस्वीर दिखाएंगे आपको, भ्रंश घाटी कैसी होती है। रिफ्ट जिसे कहा जाता है, रिफ्ट यानी मतलब ये ऐसे पहाड़ हो गया ना, इसमें बीच में दरार हो गया ना, तो इसमें से ये निकलने का काम करेगी, इसे भ्रंश घाटी कहते हैं। तो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। कह रहा है कि ज्वारन नदी मुख एक्चुअरी, ज्वारन मुख को एक्चुअरी कहते हैं, का निर्माण करती है। यानी ज्वार और भट मतलब उस तरह का मुख जो है ना, आगे तस्वीर में हम दिखाएंगे तो आप लोग समझ में आएगा। इस तरह का एक आकार बनाती है जो यहाँ से निकलती है रिफ्ट से, और यहाँ पे आके ऐसे फैल जाती है। तो उस तरह से ये निर्माण करती है ज्वार नदी मुख का। विंध्य एवं सतपुरा पर्वत श्रेणी के मध्य बहती है। विंध्य और सतपुरा की जो पहाड़ियां हैं, पर्वत की श्रेणियां हैं, इसके मध्य से होकर कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा और सोन ऐसी नदियां हैं जो एक ही स्थान अमरकंटक से निकलती है और विपरीत दिशा में बहती है। एगो हेने में बह गया, एगो हेने में बह गया।
एगो हेन में है बहा और एगो एन में है बहा। ठीक है, दोनों कहां से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। याद रखिएगा, नर्मदा और सोन दोनों अमरकंटक से निकलती है, लेकिन दोनों विपरीत दिशा की ओर बहती है। एगो आ जाती है इधर आपके पश्चिम की तरफ और एक चल जाती है पूरब की तरफ। एक हो जाके गिरती है गंगा नदी में मिलकर बंगाल की खाड़ी में चल जाती है, और एक आके आपका माही नदी से होते हुए कहां चल जाती है? खंबात की खाड़ी में चली जाती है। हाँ, नर्मदा नदी तो ये खंबात की खाड़ी में आके गिरती है ना अंततः। ये आपका पूरब से पश्चिम की ओर बहेगा, ये पश्चिम से पूरब की ओर बहेगा, जस्ट उल्टा होता है उसका। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर इसी नदी, मध्य प्रदेश का एक जबलपुर शहर है, फेमस शहर है, वहां पे बहुत बड़ा स्टेशन है और बहुत अच्छा स्टेशन है। वहां पे आपकी कौन सी है, किस नदी के तट पे है? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर भी आपकी नर्मदा नदी के तट पे है। अब देखिए आपको यहाँ दिख रहा है रिफ्ट, देखिए ये भ्रंश घाटी रिफ्ट का निर्माण करती है, यानी पहाड़वा के बीचे बीचे क्या करती है? काट के अपने आप को निकालती है। देखिए अब ये हो गया, कैसे अपने आप को निकाल रही है, निर्माण कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से रिफ्ट का निर्माण करती है। अब ऐसे एरिया में क्या हो जाएगा? जल का स्तर बढ़ेगा या घटेगा? प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? जब भी एड़ी टेढ़ी चलती है नदियां तो जल स्तर बढ़ जाता है, याद रखिएगा, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। लेकिन जब समतल भूमि चलता है तो नदी की स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इसमें स्पीड क्या होगा? बढ़ेगा। पानी रुक रहा है, एक पे पानी फिर बढ़ेगा, फिर पूरा प्रेशर से निकलेगा, है ना, तो क्या हो जाएगा? इसमें नदी की गति, उसकी धारा की गति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। देख रहे हैं ना कितना संकीर्ण मार्ग है, भ्रंश घाटी या रिफ्ट कहते हैं उसे। अगला हम लोग देखते हैं ताप्ती नदी। ये मध्य प्रदेश के कह रहा है कि बैतूल जिले से निकलती है। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में निकलती है? बैतूल जिले, एमपी के बैतूल से। और कहां कहां से बहकर कहां जाके मिलती है? तो ये आपके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, और अंत कहां जाकर मिलेगी? ये खंबात की खाड़ी मिलेगी। विशेषता क्या है? ये भी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, संकीर्ण मार्गों से होकर ये भी गुजरती है। ज्वारनदमुख निर्माण ये भी करती है। सूरत ताप्ती नदी के तट पे है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछता है जी, सूरत किस नदी के तट पे है? तो सूरत ताप्ती। सूरत हीरे के कटिंग के लिए काफी फेमस है। क्या है? हीरा को वहां पे काफी कटिंग किया जाता है। हीरा पे डिजाइन, हीरा एक ऐसा चीज है कि गलती डिजाइन होगा तो खत्म, एक पत्थर रह गया, कुछ नहीं हो सकता उसका। उसको सही रूप से उस कोन पे काटिएगा तभी जाके उसके अंदर चमक होती है। उसको काटने के लिए बहुत एक्सपर्ट लोग होते हैं, किस आकार में उसको काटना है। अगर उसे गलत आकार कट गया तो पे चमके नहीं रहेगा, आज चमक नहीं रहेगा तो पत्थर हो गया। पत्थर कौन लेगा? कोई लेगा? नहीं लेगा। अब है मांडवी नदी। कर्नाटक के कह रहा है कि भीमगढ़ स्थान के पश्चिमी घाट से क्या होती है? निकलती है। कौन सी? मांडवी नदी। और कर्नाटक गोवा से होते हुए कहां जाके मिल जाती है? अरब सागर से मिल जाती है। गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के तट पे है। पणजी जो है गोवा की राजधानी, वो किस नदी के तट पे है? मांडवी नदी के तट पे है। अगला है जुआड़ी नदी। ये गोवा से निकलती है और कहां चल जाती है? अरब सागर में। ये छोटी सी ऐसी नॉर्मल नदी है, कोई बड़ी नदी है नहीं, बस गोवा से निकलेगी और तुरंत निकलेगी या गिरेगी, फेमस उतना नहीं है। देखिए दो और नदियां हैं, कौन है? शरावती नदी और गंगावेली नदी। ये कर्नाटक से निकलती है और क्या होती है? अरब सागर में गिरती है। मतलब निकलेगी और गिरेगी, निकलेगी और गिरेगी, इसका कोई ज्यादा ये एरिया नहीं कवर करता है। फिर है पेरियार नदी। ये केरल से निकलती है और अरब सागर में क्या होती है? गिर जाती है। फिर वही है भरतपुजा नदी, जो कि तमिलनाडु में निकलती है, केरला से होते हुए और कहां से जाती है? अरब सागर में। तमिलनाडु से निकल रही है, तमिलनाडु से निकल रही है, कहां जा रही है? केरला के अंदर जा रही है और फिर कहां से जा रही है? अरब सागर में चली जा रही है। तो ये आप लोगों ने देख लिया। आप लोगों ने क्या क्या देखा? आप लोगों ने देखा अरब सागर में मिलने वाली नदियां, आप लोगों ने देखा बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली प्रमुख नदियां। किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, वो निर्माण कहां से, यानी उसका उद्भव कहां से होता है, अंत कहां होती है, कौन कौन सहायक नदियों को लेकर जाती है, किस धारा में वो बहती है, इन तमाम चीजों को आप लोगों ने इसमें देखने का प्रयास किया। अब हम लोग देखते हैं गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी के बारे में जानते हैं। गंगा नदी क्या है? भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है। और गंगा नदी दो देशों से होकर गुजरती है, भारत और बांग्लादेश से। बांग्लादेश में जैसे जाएगा इसका नाम गंगा से बदलकर क्या हो जाएगा? पद्मा। क्या हो जाएगा? इसका नाम पद्मा हो जाएगा। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। सोचिए
बहुत बड़ी नदी है, इसलिए 5 राज्यों से होकर गुजरती है। आपको उत्तराखंड से निकलती है गंगोत्री, उत्तराखंड में क्या है गंगोत्री है, वहां से निकलती है। उत्तर प्रदेश में आती है, बिहार में अपने आती है, झारखंड में आती है और पश्चिम बंगाल में जाकर फिर आपस में कहा बंगाल की खाड़ी में पश्चिम बंगाल से होते हुए वापस गिर जाती है। गंगा नदी स्वतः स्वच्छ कह है कि होने वाली यानी खुद से स्वच्छ होने वाली, यानी बैक्टीरियोफेज होता है। बैक्टीरियोफेज बायोलॉजी के 12वीं क्लास के स्टूडेंट पढ़े होंगे। बैक्टीरियोफेज जिसको जीवाणु भोजी कहते हैं, जीवाणु को खुद खा जाता है, अपने आप को क्लीन कर लेता है। तो ये क्या है, खुद से स्वच्छ करने वाली है। कारण क्या है कि जहां से निकलती है वहां से बहुत सारे पहाड़ पर्वतों से होते हुए गुजरती है, और जब पहाड़ पर्वतों में बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिसके अंदर औषधीय गुण होते हैं जो कि मिक्स हो जाते हैं उस पानी में, और बहुत सारी नदियां भी इसमें जाकर मिलती है, तो उनके पानी से मिलते मिलते क्या होता है, इसके अंदर औषधीय गुण आ जाता है, और इसके वजह से बैक्टीरियोफेज कहा गया है, यानी हानिकारक जीवाणुओं को, बैक्टीरिया को खत्म स्वयं कर देता है। गंगा नदी में 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया है। 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। गंगा नदी में डॉल्फिन पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, क्या चीज, डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। 2008 में ही डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव की घोषणा की गई है। डॉल्फिन देखे होंगे आप लोग तस्वीरों में, सूस जिसको कहते हैं। अब देखिए गंगा नदी का गंगोत्री से उद्भव होता है और देवप्रयाग में देखिए आकर मिलता है, और इनमें से अलकनंदा नदी आती है आपके संतो पंथ हिमानी से निकलती है, और कहाँ आती है अलकनंदा नदी आकर, और कहाँ, देवप्रयाग में मिलती है। क्या होती है, देवप्रयाग में मिलती है, और यहां से सिर्फ गंगा नदी बन के निकलती है। अब देखिए ये प्रमुख स्थल है जो कौन कौन सी नदियों को मिलाते हैं। अब देवप्रयाग में कौन कौन सी नदी मिल रही है, अलकनंदा और भागीरथी है। विष्णु प्रयाग में कौन कौन मिल रहा है, अलकनंदा और धौली गंगा। नंद प्रयाग में मिल रहा है कौन, अलकनंदा और नंदकिनी। कर्ण प्रयाग में कौन कौन मिल रहा है, अलकनंदा और पिंडार नदी। रुद्र प्रयाग में मिल रहा है अलकनंदा और कौन सी ऐसी नदी है जो सब जगह मिल रही है, अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी क्या हो रही है, सब जगह मिल रही है ना। देखिए यानी अलकनंदा नदी में ये सब नदियां आकर क्या हो जाती है, मिल जाती है। सीधी बात में क्या कहें कि अलकनंदा नदी में सारी नदियां आकर क्या हो जाती है, मिल जाती है। यानी इसको दूसरी लैंग्वेज में कहेंगे कि अलकनंदा नदी की ये सब नदियां क्या है, सहायक नदियां। क्या कहेंगे इनको, सहायक, हेल्प करने वाली नदी है, क्योंकि आके मिलेगी तो इसमें पानी बढ़ेगा। जाहिर सी बात है, नदी आके मिलेगा तो क्या होगा, पानी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो इसे भी सहायक नदियों की श्रेणी में आ जाएंगे। अब देखते हैं यमुनोत्री, यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है, बगल में देखिए गंगोत्री है ना। यानी यमुना और गंगा लगभग करीब से निकलती है। यमुनोत्री से निकलेगी यमुना नदी और गंगोत्री से निकलेगी गंगा नदी। अब देखिए यमुना नदी भी काफी लंबा सफर तय करके आके प्रयागराज मतलब इलाहाबाद में मिल जाती है, अपना दम तोड़ देती है और अपना पानी किसको सौंप देती है, गंगा नदी को। लो भाई अब तुम ही आगे ले जाओ, हमारा हिम्मत नहीं कर रहा है आगे बढ़ने का। देवप्रयाग ये आपका उत्तराखंड में जगह है एक। देवप्रयाग कहाँ, उत्तराखंड में एक जगह है। देखिए केदारनाथ से भी निकल कर आकर रुद्रप्रयाग में मिलती है ना। और ये देखिए यमुनोत्री यहाँ मिल रही है, और फिर यहाँ से आके आपको अलकनंदा नदी यहाँ मिल रही है, इसको सपोर्ट कर रहा है। हरिद्वार हो गया, फिर कन्नौज हो गया, कन्नौज में आके कौन मिल रही है, रामगंगा मिल रही है, ठीक है। यमुना में मिल रही है चंबल, इंदौर में विंध्य पर्वत में मिल रही है कौन, बेतवा। केन नदी मिल रही है कैमूर की पहाड़ी से। इसके सहायक नदियां हो गई, यमुना की सहायक नदी है, तीनों लोग हो गई, ठीक है। और यहां से गंगा की सहायक नदी फिर अलकनंदा हो जाएगी, ठीक है। कन्नौज में रामगंगा हो जाएगी, और अंततः आकर यहाँ पे दम तोड़ देगी यमुना नदी, और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ गंगा नदी बढ़ेगी। और यहाँ पे देखिए गोमती नदी आकर इसमें मिलती है, ठीक है। पीलीभीत यूपी में देखिए फुलहर झील है। कौन सी झील है, फुलहर झील। पीलीभीत है यूपी में, जहां से गोमती नदी निकलती है, और गोमती नदी आकर मिलती है गाजीपुर में। गाजियाबाद नहीं, गाजीपुर। गाजीपुर अलग है, गाजियाबाद अलग है, ठीक है। फिर देखिए यहां से काली नदी और करनाली नदी, यानी सरदा नदी, और इसको क्या कहते हैं हम लोग, घग्घर नदी। ये घग्घर नदी दोनों मिलके आकर बन जाएगी, क्या बन जाएगी, घग्घर। और आके मिलेगी कहाँ, छपरा।
कहाँ मिलेगी? छपरा। फिर एने से सोन नदी आके मिलेगी अपना पटना में, ठीक है, और ये भी छपरा का एरिया हो गया। फिर कुर्सेला का एरिया, कुर्सेल में जाकर कौन मिलती है? कोसी नदी। गंडक नदी कहाँ मिलती है? आके छपरा में ही मिलती है। अब देखिए यहाँ पे कौन हो जाएगा? महानंदा नदी दार्जिलिंग के पहाड़ी से निकलती है। दार्जिलिंग कहाँ? पश्चिम बंगाल, है ना। फरक्का बैराज के पास, फरक्का के पास एक बहुत बड़ा फाटक है। बैराज मतलब बहुत बड़ा फाटक। आप लोग कितने लोग गए हैं विक्रम हॉस्पिटल पे, सरकारी हॉस्पिटल पे गए हैं? देखिए वहां पे एक फाटक लगा हुआ है, नट बोल्ट से कसने वाला है ना। छोटा फाटक है, बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है। बहुत बड़ा देखना है तो फिर अरवल आपको जाना पड़ेगा, उससे आगे फिर जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये बैराज है, फाटक है जो पानी को रोकने का काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फाटक लगा हुआ है। फिर देखिएगा यहाँ से आके पद्मा नदी बन जाती है और दामोदर नदी और हुगली नदी मिलती है और सब फिर जाके कहाँ बन जाएगी? कहाँ मिलेगी सब? बंगाल की खाड़ी में, क्योंकि गंगा नदी मिलती कहाँ है? बंगाल खाड़ी में। यानी सबसे ज्यादा ब्रांच यहाँ पे नदियों का जुड़ा हुआ है। तस्वीर आप लोगों को हम साझा कर देंगे, तस्वीर के यहाँ तक का पीडीएफ हम आप लोग आज साझा कर देंगे, आप लोग इसको देख लेंगे। अगर हो सके तो अगर कॉपी पे अगर बना सकते हैं इसको तो आप लोग बना लीजिएगा, ताकि आपके माइंड में क्लियर हो जाएगी। साथ ही आप राज्य का भी नाम लिखेंगे यहाँ बगल बगल में। ये कौन सा राज्य है इसको आप गोल घेर के लिख देंगे। यहाँ कौन सा राज्य है, ये कौन सा राज्य है ना। ऐसे कर करके आप राज्य भी लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कौन कौन सा राज्य में कौन कौन सी नदियां हैं। अब देखिए पद्मा, यमुना और मेघना, है ना, ये तीनों नदी आकर क्या मिलती है? मेघना जगह पर। कौन सी जगह पर? मेघना पे। और अंत में क्या बनाती है? सुंदरवन का डेल्टा। और बहुत ही प्रसिद्ध है सुंदरवन का डेल्टा, पश्चिम बंगाल में ये जगह है। पद्मा नदी किसका नाम हो गया? यमुना नहीं है, जमुना है, याद रखिएगा। इन्हें कहिएगा कि यमुना नदी वही वाला फिर से उत्पन्न कहा हो गया, ये जमुना नदी है, ठीक है। और ये आपका पद्मा नदी यानी गंगा नदी। कौन सी नदी? पद्मा यानी गंगा नदी। और ये आपका मेघना नदी है। मेघना चीन से होके आती है, बांग्लादेश से होते हुए, ठीक है। मेघना नदी ये आके मिलेगा और यहाँ से फिर क्या बन जाएगा? मेघना बन जाएगा। और मेघना जाके क्या बना देगी? सुंदरवन डेल्टा बना देगी, ठीक है।